सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। दोबारा सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कुछ देर पहले ही कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे और उन्होंने इंतहाई अपने पूरे जोश और वलवले के साथ उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है और ख़ास तौर पर जो रीशफल किया प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को, उस पर भी उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मामला इस हद तक पहुंचा कि इजलास को कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा स्पीकर कौमी असम्बली को और स्पीकर उठकर ऐवान से चले गए। पीपल्स पार्टी के लोगों ने वॉकआउट भी किया। इससे पहले इमरान खान साहब मुसलसल अपने दो जलसों में, एक तो बाकायदा जलसा था और एक तकरीब थी जिसके अंदर उन्होंने अपोजिशन यानी दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बारे में वही सख्त ज़बान इस्तेमाल की जो वो मुसलसल करते आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो इसको बार बार करेंगे। यानी उनका मकसद ये था कहने का कि मैं इस बात के ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया और मैं उसको कैसे ठीक करूँगा। तो सबसे पहले ज़रा जो अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने क्वेटा में जो फरमाया इन दो बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज के बारे में, ये ज़रा सुनो। तीनों बड़े खानदान, दो शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने वही उसी तरह पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया है। तो कौन सा मुल्क चल सकता है? राइट। अब औरंगजेब एजेंसी में इमरान खान साहब ने क्या फरमाया इन दोनों खानदानों के बारे में, ये भी जरा सुन बात। तीन घरों ने जो चोरी करनी शुरू की, जरदारी की और ओमनी ग्रुप की दौलत बढ़ गई। 600 करोड़ रुपए के घर में रहने वाला नवाज शरीफ का बेटा कहता मैं पाकिस्तान शहरी नहीं, मैं जवाबदेही नहीं हूं। शहबाज शरीफ का और उसके बच्चों का वो भी करप्शन नजर आ गई, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग नजर आ गई। ये टीटी स्पेशलिस्ट बन गए, पता नहीं किधर से पैसे आ रहे हैं और पैसे अरबों पैसे आते जा रहे हैं और बच्चे अमीर होते जा रहे हैं। राइट। इस वक्त इमरान खान साहब जो IMF से कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले जो कर्जे लिए गए उसके बारे में उन्होंने फरमाया कि जो कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने किया ये तो कोई दुश्मन भी इस मुल्क के साथ नहीं कर सकता। ये जरा सुनना। 2018 में और इंशाल्लाह जब भी हमारी हुकूमत 4-5 साल के बाद जाएगी तो जब आप देखेंगे कि क्या हम कर्जे कम करके गए या ज्यादा करके गए, इन दो हुकूमतों ने तो जो मुल्क से किया है, दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। 10 सालों में 6,000 से ये 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। कोई दुश्मन ना ये करे। राइट जी। और आखिर में ज़रा आपको दिखा देते हैं जो इमरान खान साहब ने, जो लोग शायद समझ रहे थे कि NRO हो जाएगा, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इन्हें सज़ा हम ज़रूर दिलवाएंगे। और सज़ा क्यों दिलवाएंगे? क्योंकि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को निशान इबरत बनाना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लोगों ने इस मुल्क से किया है, जितनी भी देर लग जाए, हमने इनको सजाएं सिर्फ इसलिए देनी है कि लोगों के लिए इबरतनाक हो कि आगे से कोई इस मुल्क में इलेक्शन करके ऊपर आए और डरे मुल्क लूटते हुए। राइट जी। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल मेंबर रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इस्लामाबाद स्टूडियो में रुमीना खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अखुनज़ादा चट्टान साहब ऑनरेबल मेंबर हैं मरकज़ी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद हैं इस्लामाबाद से। चट्टान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और उसामा गाजी साहब सीनियर एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। उसामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करता हूँ। उसामा, बहुत तनकीद हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी कि आप थोड़ी टोन डाउन करें या आप इतनी हार्ड हिटिंग गुफ्तगू ना किया करें ऑपोजिशन के बारे में ताकि पॉलिटिकल कंसेंसस आगे चल सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि वो उन्हें कन्विक्शन है, उनको लग रहा है कि शायद वो समझ रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और मैं अगर इससे एक कदम पीछे हटूंगा तो मेरा वो स्टांस जो है, जो मेरा 22 साल से इन दोनों के खिलाफ है, वो स्टांस शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इस दफ़ा उन्होंने दोबारा से रीइंफोर्स किया है प्राइम मिनिस्टर ने अपने उस स्टांस को कि हम इनको हर हाल में सज़ा दिलवा के छोड़ेंगे। अमीर अब्बास, देखिए हमारे इस माशरे की, हमारे इस निज़ाम की कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इमरान खान साहब एक आइडियलिस्ट
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने की उन्होंने कोशिश की या सबको दिखाया, इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि हम सब कुछ बदल के रख देंगे, एक तब्दीली का जो नारा था, जिस तरह आपके प्रोग्राम का नाम भी इतना खूबसूरत है। लेकिन मसला ये है कि वो देखिए 8 महीने में क्या हुआ, क्या उनको वही लोगों को नहीं लाना पड़ा जो स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, या वही लोग आज आपको चेहरे नजर नहीं आते जो सियासी खानदानों से ताल्लुक रखते हैं वो उन्हीं के साथ आए। तो इसी तरह से पार्लिमानी सियासत की मजबूरियां हैं। इमरान खान साहब 8 महीने में कितनी लेजिस्लेशन कर सके हैं, कितनी कानून साजी कर सके हैं। उन्होंने अगर कुछ भी करना है, FPR में कोई तब्दीली करनी है, FPR को मजबूत करना है, पाकिस्तान की मईशत को कुछ बेहतर करना है, तो कहीं ना कहीं उनको कानून का सहारा लेना होगा, कानून साजी करनी पड़ेगी। उन्होंने अदालती निजाम को बेहतर करना है, कुछ भी करना है तो उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। और उसके लिए चूंकि उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है तो उनको यहाँ पर आकर ऑपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जलसों में तब्दीली और होती हैं, लेकिन असेंबली में आकर एक वर्केबल माहौल इनको बनाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और अपनी बात, उनकी कन्विक्शन अपनी जगह ठीक होगी कि पाकिस्तान में करप्शन हुई है और करप्ट लोग यहाँ पर बैठे हैं, एहतसाब अलग चलता रहेगा और कौमी असेंबली के मामला इनको अलग चलाने होंगे, वरना मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। और मईशत जो है, जिस तरह आप देख रहे हैं, एक भंवर में है, इसको निकालने में मजीद मुश्किलात होंगी। और इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा इमरान खान साहब को। वो चाहे जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी वो चाहे, जो मर्जी उनका एजेंडा, जितना मैं नीयत पे शक नहीं करा कि जनाब एहतसाब होना चाहिए, लोगों को पकड़ना चाहिए, मेरे बस में 50 लोगों को अंदर कर दूं, वो उनका बस नहीं चलेगा। और वो नहीं चल रहा और सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा उसामा, चूंकि आपने असेंबली की कार्रवाई की बात की, ज़रा मुख्तसर मुझे इस पर बताइएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। ये अभी हमने देखा प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही असेंबली का इजलास था, वो सारा डिस्टॉर्ट हो गया। वही कुछ हो रहा है जो गुज़श्ता 8 महीनों से देख रहे हैं। कभी अपोजिशन जो है वो ख़राब कर देगी, कभी हुकूमत ख़राब कर देगी। फवाद चौधरी साहब थे, वो बोलते थे तो अपोजिशन जवाब देती थी, फिर अपोजिशन की तरफ से आएगा तो हुकूमत जवाब देती है। तो बेहतर नहीं कि ये जो पॉलिटिकल बैटल है इनकी, इसको हमारे टॉक शोज में लड़ लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लड़ें, जलसों में लड़ें, जैसे इमरान खान साहब ने जलसे में ही सारी बात कह दी। जो कौमी असेंबली है या सेनेट है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये लोग लेजिस्लेशन के लिए रखें, वहां पे कोई पॉलिटिकल डिस्कशन मत करें, सिर्फ कानून साजी करें, जिसके लिए इन तीनों जमातों को मुंतखब किया। इनको लड़ने के लिए तो नहीं मुंतखब किया ना। बहुत अच्छी आपकी सजेशन है, लेकिन कौन करेगा ये? किसी ने करना है ये। आप किसी को अगर मौका देते हैं असेंबली में माइक करने का और वो कहता है जी मैं इस मौजू पर बात करूंगा, नहीं, वो जाकर अपना मौके बयान करता है। यहाँ क्या होता रहा, शहबाज शरीफ साहब आकर क्या करते रहे कि जनाब मेरे साथ ये हो रहा है, नैब ने यूं किया, मुझे इस तरह बुलाया, मुझे इस तरह किया। यहाँ तो इजलास ही इसलिए बुलाते रहे हैं कि जनाब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। सिंध में आप देख लें क्या होता रहा है। तो ये एक अलमिया है हमारा, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि फिर आम आदमी जो ये सारी कार्रवाई देख रहा होता है, उसको अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास चला जाता है उसके अंदर कि कोई फायदा नहीं है इन इजलासों का, ये सिवाय पैसे के ज़िया के कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये यहाँ पर एक डिबेटिंग क्लब से भी बदतर कुछ चीज बन गई है, जहाँ पर एक दूसरे पर आकर इल्जामात लगाओ और मुल्क और कौम की कोई बात नहीं करनी, और उसके बाद इजलास मुलतवी हो जाना है। करोड़ों रुपया एक इजलास पर जाया हो जाता है, FTA ले लिए जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं। चलिए, हुकूमत बहुत बुरी होगी, इमरान खान साहब का जो किरदार है वो ठीक नहीं है, जिस तरह उनको आना चाहिए था वो नहीं आते। लेकिन क्या अपोजिशन भी फिर आकर उनको मौका नहीं देती कि वो कहें कि जनाब देखिए इमरान खान साहब क्यों आए, यहाँ तो उनकी बेइज्जती होती है, यहाँ तो हम इमरान खान को लाएंगे नहीं। तो दोनों तरफ से ये मामला हो रहा है, और उससे फिर जमहूरियत पर एतबार, पार्लिमानी सियासत पर एतबार एक आम आदमी का कम हो जाता है। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, जिसके बच्चे के लिए स्कूल के पैसे नहीं है, उसको सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, आपका ख्याल है कि वो कौमी असेंबली में देखेगा और वो सुनेगा कि जनाब वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं, बिलावल क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं कि उन पर जो केसेज है वो गलत है, जनाब काबीना दुरुस्त है नहीं है? वो इस पर इंटरेस्ट होगा, या वो ये चाहेगा कि जनाब यहाँ पर इस तरह से डिबेट हो कि अच्छा IMF के पास अब जा रहे हैं तो एक 600 अरब के टैक्स नए लगाने की बात हो रही है, इस पर हम किस तरह लगाएं, किस तरह अमीरों से टैक्स दिया जा सकता है, आए बैठे FPR को बेहतर बनाने के लिए आए, हम सब मिलकर काम करते हैं, टैक्स देने के लिए, मईशत और महंगाई को कम करने के लिए मिलकर हम सजेशन देते हैं, ये काम कर लिए जाए, लेकिन किसी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। बिल्कुल सही है। रुमीना साहिबा, अभी तो बिलावल साहब की वजह से गवर्नमेंट जो है उसने भी रिएक्ट किया और फिर असेंबली का इजलास रोकना पड़ गया। तो बेहतर नहीं है कि ये सारा कुछ जो है वो हमारे टॉक शोज में आके आप लड़ लिया करें, जो कुछ लड़ना होता है तीनों जमातों ने, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें एक दूसरे के खिलाफ, जलसे करें, लॉन्ग मार्च करें, बट जो असेंबली की कार्रवाई है, सेनेट की कार्रवाई है या सूबाई असेंबलियों की कार्रवाई है, इसको तो खुदारा कानून साजी तक रखा करें।
سب سے پہلے بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. بات جہاں تک آپ نے بات کی وہ بہت ہی اچھی بات تھی, اور میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتا چلوں کہ اگر آپ نے آج پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں تو شروع میں رانا تنویر صاحب نے, جب خٹک صاحب نے بات کی اور انہوں نے بات کو تھوڑا گول مول گھمانے کی کوشش کی, تو اسی وقت جو رانا تنویر صاحب تھے وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بات کو ان کو بتایا کہ آج تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ اسپیکر صاحب کے پاس گئی تھیں ملنے کے لیے, اور یہی کہنے کے لیے گئی تھیں کہ خدا را ہاؤس کو چلنے دیں, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہاؤس کا میکانزم ہے وہ چلے, لیکن تھوڑا سا وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ابھی جو حالات اور واقعات خود گورنمنٹ پیدا کرتی ہے, کوئی باہر سے آ کے نہیں کر رہا, کوئی ان لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا. گزشتہ 9 مہینے میں ان کو کون ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ یہ تو خود ہی اپنے آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. کبھی یہ خود ہی اپنے کسی وزیر سے ناخوش ہیں, کبھی ان کو اپنے کسی وزیر کے بیان کی تردید کرنی پڑتی ہے, پھر جو ہے وہ فوراً ریونجفل ہو کر وہ فوراً جو ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے جواب در جواب دینا ہے. اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے اور چاہے وہ غصے میں کر رہا ہے, چاہے وہ کام ہو کے کر رہا ہے, اگر آپ اس کی بات سن لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اپنا حوصلہ بڑا رکھتے ہیں, اور آپ کتنی دفعہ دوبارہ کوئی بولے گا, اٹس ایوری بڈیز رائٹ کہ اگر کوئی بات کرے آپ اس کی بات کو سنیں اور اس کے بعد جو پروسیڈنگز ہیں ان کو چلنے دیں. لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جس طرح کا رویہ تھا, اور اگر آپ گزشتہ ادوار میں دیکھیں یا دور حکومت جو تھا جس میں ہم لوگوں کے پاس تھا, اس میں اس طرح سے حالات نہیں ہوتے تھے جس طرح سے ابھی کیے جا رہے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کبھی بنتی ہیں, کبھی ان کو یہ نہیں پتا چلتا. ابھی تک کچھ ایسی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں کیوں نہیں ہو پا رہی, کیونکہ اس میں ان کے جو اپنے وزراء ہیں وہ چیئر کے ساتھ خوش نہیں کہ ہمیں یہ والا چیئرمین نہیں چاہیے. لائک the minister has nothing to do with the chair, but this is not the way to treat. So who is not serious, that is more important. اور حکومت چلانا جو ہے وہ یا پارلیمنٹ چلانا جو ہے وہ حکومت کا سب سے زیادہ کام ہے, کیونکہ ہمارا کام تو مینٹیننس اوور سائٹ کرنا ہے. ہم لوگ تو زیادہ سے زیادہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, چلنے نہ دیں. نہیں, آج بھی چلنے کے لیے کسی نے نہیں کہا. آج بھی اسپیکر صاحب سے خود ہینڈل نہیں ہوا, اور جب وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرف سے شور نہیں ہوا, شور گورنمنٹ بینچز نے کیا, اور جس کی وجہ سے اسپیکر کو جو ہے وہ ہی لاسٹ ہز کنٹرول اینڈ ہی سیڈ کہ اوکے 5 منٹ کے لیے ہم پروسیڈنگز کو ختم کر دیتے ہیں. اور اگر اسی طرح اگر آپ ایک پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بات کر رہا ہے, اگر آپ اس کی بات کو سن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر ہے تو where there is an action, پھر اس کا ریاکشن بھی جو ہے وہ آپ دیکھتے آتے ہیں. اور پھر آج اگر شور پہلے بھی ہوا تو وہ بھی اسی بات پہ ہوا کہ آپ الیکشن لڑ کے پوری کابینہ لے کر آئے ہیں, اور آپ نے اتنی وزارتیں دی ہیں جو کہ کبھی تاریخ میں اتنی وزارتیں نہیں ہوئی, اور آج انہی وزیروں پنجاب میں بھی بہت زیادہ, اور آپ کو آج نان الیکٹڈ لوگوں کو لے کر آ گئے. اب آپ نان الیکٹڈ لوگوں کو آپ پارلیمنٹ میں لا کے بٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے ایک مشیر کا, تو اس سے بہتر پریزیڈنشل سسٹم, تو پھر اس سے بہتر وہ مطلب آپ اٹ مینس کہ آپ اس چیز کو مان لیں کہ آپ نے مطلب جیسے بھی بلاول بھٹو نے بھی کہا, اور ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو تو لگتا ہے کہ مشرف کی کیبنٹ ہے, یا پھر دیکھو تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اور باقی کیا ہے, یعنی کہ جو آپ کے پاس اپنے لوگ ہیں, ماشاءاللہ عمر ایوب صاحب آپ کے ساتھ, وہ تو پھر دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے نا جو سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو سبھی کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ہم نے دیکھا وہ ادھر بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس تو ماشاءاللہ فراوانی ہے ان کی. اور تبدیلی کا نعرہ جو ہے, جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے, تو تبدیلی کا نعرہ تو انہوں نے لگایا تھا نا, تو وہ نعرہ دکھا بھی نہیں رہے. آپ کہیں خود پرائم منسٹر جو ہے وہ بیان کچھ اور دیتے تھے, آج وہ اپنے انہی بیانوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے. سو آئی تھنک یہ ذمہ داری جو ہے بالکل انہی کی ہے. چٹان صاحب, ظاہری بات ہے اگر حکومت کی طرف سے کوئی اگر ایم این اے جو ہے وہ سیاسی گفتگو کرے گا اسمبلی میں کھڑا ہو کے, تو اس سے اپوزیشن افینڈ ہوگی. اگر اپوزیشن میں سے کوئی سیاسی گفتگو, پھر پالیسیز پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے, لیجسلیشن پر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے, اگر کوئی سیاسی گفتگو کرے گا, جیسے آج بلاول صاحب نے سیاسی کچھ زبان استعمال کی تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے جواب دیا, تو کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سیاسی قسم کی جو گفتگو ہے اس کو باہر کر لیں, جتنی لمبی کرنی ہے کر لیں, لیکن اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ. ایک دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر اپوزیشن کر بھی رہی ہے, فار ایگزامپل چاہے پیپلز پارٹی کرے یا مسلم لیگ نون کرے, تو کیا حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور وہ اسی طرح سے جواب نہ دے جیسے اپوزیشن جن لفظوں میں بات کری ہے؟ ضروری تو نہیں کہ آپ نے انہی لفظوں میں جواب دینا ہے. اگر آپ خاموش رہیں گے تو ہو سکتا ہے اپوزیشن خود ہی آدھے گھنٹے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اپوزیشن کا کام ہے سیاسی بات کرنا, اپوزیشن کا کام ہے حکومت کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنا, اور لیجسلیشن کام ہے حکومت کا.
अभी तक मैंने सुना नहीं है कि असम्बली में हुकूमत की तरफ से कोई बिल आया है और उस पर कोई बहस हुआ है। अब असम्बली चलती है दो लोगों से, एक तरफ अपोजिशन हो दूसरी तरफ हुकूमत हो, लेकिन अभी बदकिस्मती ये है कि एक तरफ भी अपोजिशन है दूसरी तरफ भी अपोजिशन है, बीच में हुकूमत नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। हुकूमत के हद तलवस हर जगह पे आप देख ली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में कितना पुराना जमहूरियत है वहाँ आप जाके देख ली, यूरोप में देख ली। अपोजिशन का काम यही है कि वो शोर करेगा, वो आवाज़ उठाएगा, वो तनकीद करेगा, और हुकूमत जो है वो काम करेगा। हुकूमत का काम है असम्बली को चलाना, हाउस को चलाना, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जो वो ख़ुद से नहीं चाहते हैं कि असम्बली की कार्रवाई को चलाए, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। ये तो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं रखते। उन्होंने तो अपने हुकूमत से जो पार्लिमानी लोग थे उसको बाहर कर दिया। ये तो टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए हुकूमत चला रही हैं। ये तो सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं। तो क्या हमने सदारती निज़ाम पहले नहीं चलाया है? क्या अयूब खान के ज़माने में जो था वो सदारती निज़ाम नहीं था? क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में जो था वो सदारती निज़ाम नहीं था? ज़ियाउल हक़ के ज़माने में था वो सदारती निज़ाम नहीं था? क्या इसमें ये शौकत तरीन, ये शबर ज़ैदी, ये सलीम राज, ये सदीक़ सईद, ये शेर आज़म, ये लोग पहले हमने नहीं आजमाए हैं? ये हाफिज़ शेख, ये टेक्नोक्रेट्स जो ये चाहते हैं कि हम इसके ज़रिए से हुकूमत चलाए और इसके ज़रिए से हम बहरानों पे काबू पाए। मुझे बताए कौन सा ऐसा डिक्टेटर का दौर मुझे बताए जो उन्होंने टेक्नोक्रेट्स के ज़रिए हुकूमत नहीं चलाया? क्या ज़ियाउल हक़ जो चला रहे थे वो टेक्नोक्रेट्स नहीं थे? जो मुशर्रफ चला रहे थे क्या वो टेक्नोक्रेट्स नहीं थे? क्या अगर इन दौर में इन टेक्नोक्रेट्सों ने इस मुल्क के लिए कुछ किया नहीं है, तो मुझे आप ये बताएं कि आप असम्बली को बंद करके उसको कार्रवाई को नहीं चलने देते हैं और आप समझते हैं कि इसको हम रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करेंगे। हमारे अपोजिशन को तो छोड़ दे, इन्होंने तो अपने मुंतखब लोगों का अहमियत भी ख़त्म कर दिया। आप ईमानदारी से जो चंद गैरतमंद लोग हैं PTI में, जो जिसमें थोड़ा बोहितिमान और गैरत बाकी है, आप इन लोगों से पूछ ले, वो खुद रो रहे हैं कि भाई इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इस जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। ये तो इस तरह का एक हुकूमत है कि हमारी समझ नहीं आ रही है कि ये किस तरह का हुकूमत है, ये किस तरह के फैसले कर रहे हैं। इस तरह तो ये तो ना अब सदारती निज़ाम है, न डिक्टेटर का निज़ाम है और ना ये जमहूरियत का निज़ाम है। इन्होंने तो इस मुल्क को कुछ और तरीके से चलाना शुरू कर दिया है और इसका अंजाम जो आखिर में होगा वो आप भी देख लेंगे और हम भी देख लेंगे। इतना दूर नहीं होगा, अंजाम इतना दूर नहीं होगा, लेकिन अल्लाह करे कि इन लोगों का अंजाम हो, पाकिस्तान का अंजाम नहीं हो, जो कि मुझे इस मुल्क का अंजाम ख़तरे में नज़र आ रहा है। ये जिस तरीके से ये जमहूरियत को जिस तरह से ये तौक़ीर कर रहे हैं, असम्बलियों का जिस तरीके से ये तौक़ीर कर रहे हैं, भाई इस असम्बली में बहुत ताकत है। उन्होंने 18वीं तरमीम पास किया, इन्होंने 19 साल से जो NFCA अवार्ड नहीं हुआ था इस असम्बली ने किया। जो आपके सवाद से पाकिस्तान का झंडा टेक्नोक्रेट्सों के दौर में उतारा गया था, दोबारा ये अनपढ़ जाहिल सियासतदानों ने वहाँ पे ये झंडा लगाया। आपके बलूचिस्तान में जो तराना बजाना बंद कर दिया था लोगों ने, ये नाअहल सियासतदान जिसको आप लोग कहते हैं, इन्होंने जो इमरान नियाजी उसको कहते हैं कि ये अहल नहीं है। अगर अहल होते तो ये इनको वजारतों से ऐसे निकाल के और इनके वजारत टेक्नोक्रेट्सों के हवाले कर देते। तो ये हुकूमत हमारी समझ से, मेरा बात साहब मैं सच कह रहा हूँ कि हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, कुछ बातें खैर हमारी समझ से भी बाहर है इस हुकूमत की, वो क्या हो रही है वो उसमें ज़रा आते हैं। ये ज़रा जो बिलावल साहब की जो आज स्पीच थी उसमें बाज़ लोग कह रहे हैं कि चूँकि नोडेरो हाउस से नदीम भुट्टो नामी एक शख्स जो है वो गिरफ्तार हुआ है, वो कहा जा रहा है कि उसका जो ताल्लुक है वो सारा जो बेनामी अकाउंट्स का केस है उसके साथ। तो आज अभी कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी ये शायद जो है ना वो रद्द-ए-अमल है बिलावल साहब की स्पीच जो भी असम्बली में थी नदीम भुट्टो की गिरफ्तारी की। भाई ये पिछली बार भी लोग ऐसे कहते थे, जो हम कहते थे कि एक फुल टाइम वजीर खारजा होना चाहिए, जब हम कहते थे कि चौधरी निसार के होती हुई नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो सकता है, जब हम इस तरह के नेशनल एक्शन प्लान पे अमल की बातें करते थे तो इस टाइम भी कहते थे कि उज़ैर पकड़ा गया, पता नहीं आसिम पकड़ा गया, शर्जील पकड़ा गया। ये इस वजह से कह रहे हैं। क्या बिलावल साहब ने किसी का नाम लिया है कि इसको क्यों पकड़ा गया? हम तो कहते हैं मजीद भी पकड़े, अगर हमारे किसी लोगों पे इल्जामात है तो मजीद भी पकड़े, लेकिन जो आपके लोगों पे इल्जामात है उसको भी पकड़े। भाई आप
ہم بات بھی نہیں کری اسمبلی میں. آپ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی یار, خدا کا خوف کرو, کئی 300% بھی دوائی کسی حکومت نے مہنگی کی ہے. بالکل. اس حکومت نے جنہوں نے 10 سال لوگوں کو کینٹینر پہ کھڑے ہو کے بھاشن دے کے کہا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگانا یہ کتنا بڑا جرم ہے, یہ عوام پہ کتنی زیادتی ہے, بلکہ انہوں نے تو ڈاکہ قرار دیا تھا حکومت. آپ لوگوں کو بھاشن دے رہے ہیں کہ بھائی پچھلے حکومتوں نے قرضے لی تھے, تو کیا آپ نے قرضے نہیں لی؟ مجھے بتائیے کتنا قرض پچھلے حکومت نے لیا تھا, کتنا قرض آپ نے لیا؟ انہوں نے 500 کا آپ نکالے اور آپ نے 900 کا 9 مہینوں کا قرضہ نکالے. یہ ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں ہے. بھائی آپ نے ایک بندہ پکڑا ہے, 100 پکڑا ہے, لیکن بلاول صاحب نے جو سوال اٹھائے مہنگائی پہ, بلاول صاحب نے جو نیشنل الیکشن پلان پہ سوال اٹھائے ہیں, بلاول صاحب نے آپ کے کابینہ میں جو بین تنظیموں کے ساتھی ہیں ان پہ جو سوال اٹھائے, آپ اس کا جواب تو دے دیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ آپ بندے کو چھوڑ دیں تو پھر آپ بات کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اسامہ, اب یہ کون فیصلہ کرے گا؟ اسپیکر سے تو اصولی طور پہ تو اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے نا, اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے. اسپیکر نے فیصلہ کرنا ہے کہ پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے. اسپیکر نے دیکھنا ہے کہ کون وائلیٹ کر رہا ہے, کون کوپریٹ کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. اسپیکر کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ وہ اجلاس ملتوی کر کے وہ خود اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جی 5 منٹ کے بعد دوبارہ آئیں گے, یا کورم پورا نہیں ہوتا. اب اسپیکر سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا معاملہ, حکومت کی بھی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے, اپوزیشن کو بھی اسی سے موقع مل رہا ہے, وہ بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے. اور اسی اسنا میں 60 مہینوں میں سے 8 مہینے گزر گئے لیجسلیشن کے لیے, 52 مہینے باقی ہیں اس اسمبلی کے پاس, اور ایک ایک دن جو ہے اسمبلی کا اجلاس, جیسے آپ نے بھی پہلے کہا کہ وہ قوم کو کتنے بھاری پڑتا ہے وہ قومی خزانے کے اوپر. تو اب یہ ثالثی کون کرے گا, فیصلہ کون کرے گا کہ کس نے چلانا ہے پھر اس کو؟ جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا آپس میں. جب یہ اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی, اور مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اب الیکشن ہم نے جیت لیا ہے, اب اس طرح سے ڈیولپمنٹ فنڈ ہمیں مل جائیں, اور جب دوبارہ الیکشن آنے والے ہوں تو اس وقت ہم دوبارہ حلقوں میں جائیں. ابھی بھی ہم حلقوں میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے امیر عباس کے قانون سازی کی طرف دھیان نہیں ہوتا, کیونکہ قانون سازی کرنے کی وجہ سے ووٹ نہیں ملنے. ووٹ ملنے ہیں آپ نے کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کرایا, آپ کتنی نوکریاں دلا رہے ہیں, آپ کا علاقے میں سلوک کیا ہے, اس وجہ سے. تو جب آپ کی پرائرٹی, آپ کی ترجیح ہی نہیں ہے ایک ایم این اے ایم پی اے کی, ایک کہ جناب کتنی میں نے قانون سازی کرنی ہے, کتنا میں وہاں جا کے ڈیبیٹ میں حصہ لے رہا ہوں, میں کتنے سجیشن پٹ کر رہا ہوں, میں کتنے سوال جواب کر رہا ہوں, تو پھر مجھے بتایا آگے کیا ہوگا. کیا جب حکومت کی ترجیح یہ نہیں ہے, حکومت کی ترجیح اس وقت ہے کہ جناب احتساب کرنا ہے, تو وہ احتساب کے لیے اس کو پتا ہے کہ جب میں یہاں آؤں گا تو جن کے خلاف میں احتساب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہی لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں, اور وہ چلنے نہیں دیں گے قانون, وہ ایسا کچھ بننے نہیں دیں گے. جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق کچھ ہو سکتا ہے. تو باہر جا کے صرف تقریریں ہوں گی, باہر جا کے پریس کانفرنس ہوں گی, 3 وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں گے, دیکھیے ہمارے پاس نئے ثبوت آ گئے, اور نیب جناب اس پر کارروائی کر رہا ہے. وہاں پر تو پرائرٹی یہ ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نئے ثبوت آتے چلے جا رہے ہیں, میں 5 سال ان کی یہ چیزیں دہراتا رہوں گا. ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ جو گزشتہ حکومت نے جو کچھ کیا اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں. جو موجودہ اس وقت اپوزیشن ہے, اسامہ سوری فار انٹرپشن, دیکھیں یہ تو حکومت کا کام نہیں کہ وہ ہائی لائٹ کریں. اگر کچھ کیا ہے انہوں نے, حکومت اس کے خلاف ایکشن لے, کوئی کیس بنائے, کچھ کرے. وہ تو کر نہیں رہی. یہ جلسوں میں کہہ دینا کہ یہ زرداری چور ہے, نواز شریف چور ہے, یہ تو آپ اپوزیشن میں بھی کر رہے تھے, آپ گورنمنٹ میں بھی کر رہے ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا, آپ کو لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر کوئی چور ہے تو اس کے خلاف کیس بنائے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ چور کہنا چھوڑ دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب مجھے بتائیں چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ترجیح ہی نہیں ہے قانون بنانا. میں تو نہیں کہہ رہا, ہائیسٹ جو جج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو جب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں جناب فلاں نے یہ کیا, فلاں نے کیا, مجھے بتائیں کنوکشن کتنی ہے یہاں پر؟ 5%, یعنی 100 لوگ آپ پکڑتے ہیں, صرف 5% کو سزا ہو پاتی ہے, 95% چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ثبوت ہی کافی نہیں ہوتے. آپ کوئی کیس اٹھا کے دیکھ لیں, کیوں ہمارا پروسیکیوشن کا نظام 200 سال پرانا ختم ہو گیا, وہ اب وہی نظام چل رہا ہے, وہی قانون چل رہے ہیں, قانون سازی یہاں ہو نہیں سکے گی. پھر وہ ایک وشیس سائیکل ہے امیر عباس, جس میں گھوم رہے ہیں اور اگلے 5 سال گھومتے رہیں گے. بالکل صحیح. ایک بریک آپ کی اجازت سے. آپ نے بڑا رائٹلی چیف جسٹس صاحب کو کوٹ کیا ہے, انہوں نے یہ بالکل فرمایا آج سے 4 روز پہلے کہ پارلیمنٹ جو ہے, یعنی جو قانون سازی جہاں سے ہونی چاہیے تھی وہاں سے ہمیں تعاون نہیں ہو رہا. انہوں نے حکومت کے حوالے سے بھی کچھ سوال اٹھا دیے کہ جو حکومت نے کرنا تھا نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کے لیے, حکومت کی طرف سے بھی کوئی تعاون نہیں ملا. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद कुछ रुमीना साहबा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर शायद बाज़ लोगों के ज़हन में अगर ये कहीं कुछ शुबा मौजूद था कि शायद हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कहेगी आपको, तो उन्होंने वो सारे शुबात दूर कर दिए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह स्क्रू करेंगे आप लोगों को, घर तक छोड़ के आएंगे। हमें क्या स्क्रू करेंगे, वो तो खुद स्क्रू हुए पड़े हुए हैं और अपने स्क्रू भी उनके मुझे लगता है ढीले हो के गिरने वाले हैं। तो यहाँ पता नहीं, बहरहाल तो हमें क्या, वो आपने भी शुरू में कहा था ना, वो प्राइम मिनिस्टर की बात आपने बताई थी, वो सुनाई थी कि उसमें कहा कि दुश्मन भी ना दुश्मन भी ये काम नहीं तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो वज़ीर आज़म सो कॉल्ड जो हैं बने हुए इस मुल्क के, उन्होंने जो काम मुल्क के साथ कर दिया है वो तो दुश्मन क्या दोस्त भी ना करे जो उन्होंने किया। और इबरत का निशान वो हमें कह रहे थे, खुदा माफ़ करे, मैं तो उस वक्त से डरती हूँ कि कहीं वो इस मुल्क को गुर्बत का निशान ना बना दे। जो हालात और जो वाक़यात और 8 नहीं 9 महीने में जो गवर्नेंस इश्यूज आप देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फ्लेशन, एनीथिंग, यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट, कि किस तरह से वो जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पे बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग यू नो वेरी सीरियस। और फिर आप जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप NRO और एहतसाब के नाम के पीछे अपने आप को छुपा नहीं सकते। देखिए मीर, आप गवर्नमेंट में आ गए, दैट्स डन। गवर्नमेंट में आने के बाद इदारे मौजूद हैं, अब इदारों को उनका काम करने दें। अब जब आपके पास कोई बात नहीं होती तो आप खड़े होते हैं और आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया, जरदारी ने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बाबा आप क्या करेंगे? आप मुल्क तो चला लें, पार्लियामेंट आपसे चलती नहीं है, वज़ीर आप कोई ठीक से अपॉइंट कर नहीं सकते, कोई 5 लोग यहाँ से पकड़ के लगाते हैं, अपने लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं करते, समझ आपको लगती नहीं, बुजदार आप कहते हैं लगा देते हैं और आप कहते हैं, वो खुद कहता है अपने मुंह से कि मैं ट्रेंड नहीं हूँ। मुझे तो लगता है बुजदार ही नहीं, पूरा कबीना का सिस्टम ही इनका ट्रेंड नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टू टेक द गवर्नमेंट। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बड़ी बड़ी बातें करना और कहना कि हम घुमा घुमा के, किसने इनसे NRO मांगा है? आज तक ये नाम देने में कासिर हैं। अगर आप सोचें कि PTI जैसे लोग जो फौरन एट द स्पॉट बात करते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, बिलो द बेल्ट भी चले जाते हैं, आज तक अगर इनके पास कोई एक नाम होता, कोई एक नाम, तो क्या ये वो नाम शाया ना कर देते? लेकिन ये दे वर अनेबल। सो एवरीवेयर वेयर देयर आर गोइंग, इवन के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी आज ही कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा। इसी तरह के बयानात हमने इनके हुकूमत में आने से पहले भी सुने थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और 9 माह के अंदर हमने उस वक्त ये कहते थे हम ये करेंगे, अब कह रहे हैं हम कर देंगे, अब वो कर देंगे कि जो उनकी गर्दान है वो तो एक और दफा 5 साल इनको मिलेंगे। वो तो अब देखिए ना, ये कोई टॉक शोज तो है नहीं, पार्लियामेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको ऑपोजिशन को मिलाकर साथ चलना है और ऑपोजिशन आपके साथ चलने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी कि आप नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उसके बावजूद भी ऑपोजिशन आपके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि मुल्क का मसला है। लेकिन ये जिस तरीकों की तरफ जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दे वांट, या इनके टाइम फ्रेम में क्या, ये तो यूं लगता है कि जैसे किसी को बिठा दिया है ला के हमारे सरों पे कि लो पकड़ के बेड़ा गर्क करो। आप चाहे आप कहीं पर भी देख लें, आप फाइनेंशियली एस्पेक्ट्स में देख लें, आप मेडिसिन के एस्पेक्ट्स में देख लें, जहां पर फिर बाद में बात आ जाती है कि जी हम मेडिसिन वाले मिनिस्टर को तो उन्होंने उस बेचारे को, अच्छा वो कह रहे मेरा कसूर नहीं है, नहीं साहब कह रहे मेरा कसूर नहीं है, उनका कसूर है या नहीं है? आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो लोग इस सारे फैसले की वजह से सफर किए हैं, क्या वो रिवर्ट बैक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपने कहा कि बिल जो है वापस करेंगे, 2 महीने हो गए हैं, किसका बिल वापस हुआ है? सो इट इज ऑल जस्ट ये टाइम टपा रहे हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना वेला टपाओ टाइप। तो ये इस टाइम ये महसूस हो रहा है। और पार्लियामेंट में तो यूं लगता भी नहीं है कि ये पार्लियामेंट चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक माजरत के साथ अभी तक सवाए वो कंटेनर की ऑफर करने की और तो किसी को कुछ ऑफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटेनर की ही सियासत अभी तक कर रहे हैं। चट्टान साहब, ये बार बार FIA जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये पैगाम दे रही है या सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर रही है कि जो असगर खान केस है उसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा, इसको बंद कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर FIA की जो ये गुजारिश का दरख्वास्त है इसको मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस को आगे चलाएं। ये क्या वजह है कि FIA जो है वो अगर नवाज शरीफ साहब के आज से 25-30 साल पुराने केसेस जो हैं वो उस दौर की जो JIT बनी थी 2 साल पहले वो निकाल के ला सकती है, और इंटरस्टेट मामलात भी जो उसमें आए थे कतर से लेके दुबई तक और बाकी मुल्कों के वहाँ तक जा सकती है। तो ये असगर खान केस जो है ये तो प्योरली हमारा डोमेस्टिक केस है, इसमें तो कोई किसी और मुल्क की जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व भी नहीं है। तो इस केस के बारे में क्यों FIA बार बार चाहती है कि इसको बंद कर दिया जाए?
भाई ये क्राइम फ्री मुल्क है, ये इसमें आप जिस तरह चाहे जो जुर्म करना चाहे जुर्म करे। यहाँ पे सिर्फ इंतकाम होगा, एहतसाब नाम का कोई चीज़ तो है नहीं। अगर इसमें अपोजिशन का कोई सियासतदान आ जाता है तो फिर तो उसको आप चलाए, उसको तो आप फांसी पे चढ़ाए। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और इदारों के नाम इसमें आ जाते हैं और कोई और लोग इसमें आ जाते हैं तो फिर इस केस को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम इसको नहीं चलाते हैं। ये जो नियाजी साहब कह रहे हैं कि मैंने किसी को इनारो नहीं देना है, मैंने एहतसाब करना है, भाई एहतसाब ये नहीं है। अगर इस एहतसाब से मुल्क का कोई बेहतरी होता, इस एहतसाब से कोई मुल्क का सिस्टम चलता, तो ये तो हर वक्त में इस तरह से हुआ है। ये तो सदर इसाक ने भी अपोजिशन के साथ इस तरह किया था, ये तो सैफुर रहमान में भी इस तरह किया था, ये तो मुशर्रफ ने भी इस तरह किया था। तो क्या मुल्क का कोई बेहतरी हुआ? हम तो उसको कहते कहते थक गए कि आओ मिल बैठ के कोई इस तरह का इदारा बनाते हैं जो वाकई एहतसाब करे, जज का भी करे, जर्नल का भी करे, जर्नलिस्ट का भी करे, हुकूमत का भी करे, अपोजिशन का भी करे। लेकिन ये एहतसाब तो नहीं हुआ ना कि आप पे खुद मुझे बताए कि ये जो हेलीकॉप्टर केस है नियाजी पे, इसमें ये कितने बार पेश हुआ? अली मबाजी से किसी ने पूछा कि आप मनी ट्रेल मुझे बताए। बाकी जो इसका मेंबरान कल सवाती को 62, 63 पे नाअहल हो रहा था, उन्होंने इस्तीफा दिया, आज उसको दोबारा काबीना में शामिल कर दिया। अब मुझे स्वाति का बता दे, इसका कोई खूबी तो मुझे बताए कि इसमें क्या ऐसी सुर्ख। ये जबरदस्त टेक्नोक्रेट्स है, ये काबिल बंदा पैसा बहुत है सवादी साहब के क्या पास, खासियत है? चट्टान साहब क्या वजह है? ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ थे पहले, बस यही है ना, साहब ये पहले मौलाना साहब को मुट्ठी में किया हुआ था, अब इमरान खान साहब। ये बंदा इस नियाजी ने कभी जिंदगी में अपना खाना नहीं खाया है, इसका किचन हमेशा लोगों ने चलाया है। आप जिनने इसका किचन चलाया है, इनके खर्चे बर्दाश्त किए, इनके आयाशी बर्दाश्त किए, इनके दौरे बर्दाश्त किए, इनका कैंटीनर बर्दाश्त किए, जो हमें बार बार पेश करते हैं ना कि हम कैंटीनर देंगे। ये कैंटीनर भी इसका नहीं था, इसके कैंटीनर के औकात नहीं है, वो भी किसी ने उसको गिफ्ट किया था। तो आज इन लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत करते हैं, आज इदारों पे इसके लोग मुसल्लत करते हैं। पेशावर का जो इलारच हॉस्पिटल है, इसका कज़न अमेरिका से आ जाते हैं, इसके आने जाने का पूरा खर्चा जो है वो पुख्तनख्वा हुकूमत, क्योंकि जो फिनांसर है उनको बिठा रही हैं। तो ये मुल्क तो नहीं चला रही है, मुल्क तो इस तरीके से नहीं चल रहा है, एहतिसाब तो इस तरीके से नहीं हो रहा है। सही। इसके पूरा काबीना में 26 लोग बैठे हैं जो इन पे करप्शन के बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। भाई अगर आपने करप्शन ख़त्म करना है, चलो, अगर आपका तो वो औकात नहीं है कि किसी को इनारो दे दे या किसी का एहतिसाब जज का करे या जर्नल का करे, वो औकात तो आपकी नहीं है। लेकिन ये औकात तो आपके हैं, ये अपने लोगों को तो करे। आप करप्ट लोगों को ढूंढते हैं, बिल्कुल तो सही। भाई अगर आपने करप्ट लोगों को ढूंढना है तो आप इतना दूर क्यों देखते हैं? आप अपने दाई तरफ देखेंगे तो आपके दाई तरफ भी चोर, करप्ट और इन लोगों का एक लंबी कतार आपको नजर आ जाएंगी जब आप स्टेज पे हों। बिल्कुल ठीक जब है। आप बाई तरफ देख लेंगे, मैंने जरा वहाँ पे भी आपको चौधरी निसार साहब पे, पहले ये अपने चोरों को पकड़े फिर दूसरों को कहे कि आपके बचने का चांस नहीं। चट्टान भाई, चौधरी निसार साहब पे बात करनी है जी। मैंने उसामा साहब, चौधरी निसार साहब 8 महीने हो गए हैं और चौधरी निसार साहब ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया असम्बली का, और अभी भी उनके बारे में खबर आई है कि उन्होंने कहा है कि वो हल्फ असम्बली का नहीं उठाएंगे। ये एक ज़िद्दी और खुदसर शख्स की पसंद है कि उन्होंने हल्फ उठाना या नहीं उठाना। यानी ये कैसी जमहूरियत है कि 8 महीने से उनके हल्के के लोग नुमाइंदगी से महरूम हैं और ना वो नशिस्त छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो बीमार भी नहीं है, वो मुल्क से बाहर भी नहीं है, वो इस काबिल है कि हल्फ उठा सकते हैं। वो यहाँ पे सारी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक काम नहीं कर रहे हैं, वो हल्फ उठाने का काम है। तो ये फिर जमहूरियत पर सवाल तो उठेंगे ना, अगर इस किस्म की जमहूरियत आपने बना दी है। अब चौधरी निसार साहब के जो भांजे हैं ना, वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो मैं बड़ा घबराता हूँ उनके बारे में कोई बात करते हुए, तो फिर वो दोस्त का गिला रहता है। मसला ये है चौधरी निसार साहब का कि वो हमेशा अपनी टर्म्स पर, अपनी तर्ज की ही सियासत चाहते हैं। उनका हमेशा से ये रहा है कि जिस तरह होता है एक लीडरशिप रोल में ही वो अपने आप को देखते हैं, चाहे जहाँ भी वो हों। और इसीलिए आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब की काबीना में थे तब भी उनकी कई लोगों से नहीं बनी, एक फासला उनका रहा उनकी नवाज शरीफ साहब से। वो क्योंकि खुशआमदी तबीयत के वो उस तरह नहीं है जिस तरह की मियां नवाज शरीफ साहब को हमेशा पसंद थी और उनके करीब जो लोग होते हैं। ये सब बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ
میاں صاحب آنا ہے, آپ نے صرف تعریف آپ کرتے رہے ان کی کہ میاں صاحب آپ کی کیا بات ہے. چودھری صاحب اس طرح کے آدمی نہیں تھے. اب وہ ایک ان کی پالیٹکس کا ایک اپنا انداز ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے قریب رہے وہاں بھی. اب انہوں نے وہ موقع بھی گنوا دیا جہاں تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے تھے. اب وہ اکیلے, ان کی اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے, کہ وہ کوئی مطلب کوئی عہدہ اس طرح سے مل سکے یا وہ کوئی آ کر کوئی بڑا رول کردار ادا کر سکے یا کوئی 8-10 ان کے پاس MLA MP ہوں کہ جن کے ساتھ کوئی دھڑا بنا سکے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اپنے آپ کو اب ایک ڈسلوژنڈ سمجھ رہے ہیں کہ میں آ کے کروں گا کیا, میرا اس طرح کا کوئی رول نہیں. تو پھر چھوڑ دیں نا اسامہ, پھر چھوڑ دیں. یہ اسمبلی اور یہ نشست امانت ہے, یہ آپ کے گھر کی باندھی کوئی کھلونا تو نہیں ہے آپ کے بچوں کا کہ اٹھا کے اس دیوار پہ مارا ادھر مارا. چھوڑ دیں اور کام کر لینا, یہاں پہ کسی اور کو آنے دیں جو ڈیزرو کرتا ہے. 100% آپ کی بات صحیح ہے. اور پھر مجھے بتائیں کہ یہ اسپیکر کا اور کام کیا ہے. اسپیکر صاحب کو اس پر آگے آنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کی طبیعت خراب رہی لیکن اتنا عرصہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا کہ جا کر آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل وہاں پر جا کر سکیں, بتا سکیں ان کا حل. آپ ایک سینئر پالیٹیشین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو شاید وہ سب کو اکٹھے بٹھانے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. کچھ ملیں, کوئی کام تو کریں. لیکن وہ چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ جناب اب وہ جو رول وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ملنا چاہیے, نہ وہ نون لیگ میں مل سکا, نہ وہ تحریک انصاف میں اس طرح جانا چاہتے تھے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی کوئی دوبارہ کچھ ان کے قریب اس طرح نہیں ہوئے. تو اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں باہر آؤں گا تو پھر میرا مذاق اڑے گا اور کوئی بات میں ذرا رومینہ صاحبہ سے چونکہ ان کی پارٹی کے بڑے سینئر ممبر رہے ہیں اور انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں, 1 گھنٹہ بات کر کے کہتے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے, اور اب 8 مہینے گزرنے کے بعد ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے اسمبلی میں آنے کا. 1985 سے اسی طرح کے مجھے لگتا ہے افسوس 1985 سے 2017 تک وہ PMLN کے یعنی میاں صاحب کے ساتھ رہے. تو رومینہ صاحبہ آئین بھی خاموش ہے, اسپیکر بھی بے بس ہے, الیکشن کمیشن بھی بے بس ہے, عدلیہ بھی خاموش ہے, ریاست بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کوئی لاجک اس کی کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ 1 مہینہ ایک شخص کہہ رہا ہے میں نے حلف نہیں اٹھانا, جو کرنا ہے کر لو. تب سارے خاموش ہیں تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میں بولوں؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہی از اے سینئر پولیٹیشین اور میں تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں سمجھتی کہ مجھے کرنی ہے. اور جہاں تک جو پروسیجرز ہیں ڈیفینیٹلی وہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو ہم. اور میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ یہ سوال اگر ان سے ہی کیا جائے. نہیں, ایک پولیٹیشین ہوتے ہوئے, ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے اگر آپ کے حلقے کے لوگ 8 مہینے سے نمائندگی سے محروم ہیں تو ڈز اٹ میک اینی سینس؟ آئی تھنک دس از اے بگ کویسچن فار دوز پیپل. وہ بیچارے کیا کریں, منتخب کیا ہے ڈیفینیٹلی ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے بات. بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے میں تو ان کی کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ میں جواب دے سکوں, اور میں تو اپنی بات کی آنسریبل ہوں. آئی ایم ناٹ آنسریبل فار ادرس. آئی تھنک دا ٹائم از دا بیٹر جج. اور آئی ہوپ ایک ملازم اگر اپنی نوکری سے 8 دن چھٹی کر لے تو اس کو بغیر بتائے ہوئے تو اس کو 9ویں دن نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. یہ کویسچن مارک تو ہے نا اس پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر. دیکھیں وہ ملازم جو ہے وہ نوکری سے برخاست ہو جاتے ہیں, وہ تو بھی انہوں نے ملازمت کا سائن نہیں کیا. بہت بہت شکریہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ, ریٹان صاحب اور اسامہ غازی صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.